जननम सुखदम मरणम करुणम, मतलब बर्थ इज़ अ मैटर ऑफ जॉय एंड डेथ इज़ द कंपैशन ऑफ लाइफ। लेकिन यदि आप जीवन चक्र देखें तो जन्म है तो मृत्यु भी, लेकिन फिर भी जीवन के सफ़र में जब हम अपने को खो देते हैं तो हम अपने आप को कैसे संभालें, ये बहुत ज़रूरी है। हाउ टू हैंडल ग्रीफ, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा सेठी। नमस्कार। नमस्कार। आप साइकोलॉजिस्ट हैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से। तो डॉक्टर दीक्षा, ये तो इंसान जानता है कि जीवन है तो अनिश्चितता भी, बिल्कुल। फिर भी जब जीवन के मोड़ में हम अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। सबसे पहले अगर हम समझें कि ग्रीफ क्या है, ग्रीफ है कि एक व्यक्ति एक पीड़ा महसूस कर रहा है जब उसका कोई प्यार करने वाला या कोई भी इंसान जो उसके बहुत क्लोज है वो उससे दूर जा चुका है। वो जो पीड़ा है वो ना इंसान एक्सप्रेस कर सकता है, ना ही किसी को दिखा सकता है। वो जो उसका जो सफ़रिंग है वो एक इंसान इंडिविजुअली अपने लेवल पे सफ़र करता है वो सब। ग्रीफ हम लोगों को कभी किसी की डेथ हो जाने पे, जॉब चले जाने पे, किसी का दूर डाइवोर्स हो जाने पे या बच्चा खो जाने पे, तो ऐसी चीज़ों में हम लोगों को ये पीड़ा महसूस होती है। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, हिम्मत देते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो विचार दिमाग में आते हैं और हम किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पाते। तो ऐसे में क्या करें? हमें सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ग्रीफ बहुत मल्टीपल टाइप्स का होता है ना। लेकिन जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसके कुछ स्टेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बच्चे की बात करें तो वो बच्चा जब पैदा होता है तो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता है। तो ऐसे ही उसके कुछ स्टेजेस हैं, पहले वो छोटा बच्चा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे में ही जब हम ग्रीफ की बात करें, मतलब कि किसी इंसान को कोई पीड़ा है, तो अब किसी का उसका डेथ हो गया है, किसी लव्ड वन का, तो सबसे पहले क्या है, डिनाइल फेज रहता है कि इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि जो उसका प्यार करने वाला था, जो लव्ड वन था, उसकी लाइफ से जा चुका है। हमें इस फेज़ को ही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड ये डिफ़र करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो डॉक्टर दीक्षा, डिनाइल फेज से बाहर कैसे आए व्यक्ति? डिनाइल फेज में अगर कोई इंसान है तो ऐसे में क्या है, हमें अपने सोशल सपोर्ट्स के साथ रहना है। जो भी हमारे नॉर्मल रिचुअल्स हैं, जो कि एक डेथ के बाद जैसे संस्कार किया जाता है और मंदिर में, अपने हर गुरुद्वारे में जिनके जैसे रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसे में अपने को आइसोलेट नहीं करें, अपनी गैदरिंग्स के साथ रहें, सोशल गैदरिंग्स के साथ रहें। जो आपके इमोशंस आप फील कर रहे हैं, अगर आपको रोना आ रहा है या आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है आप उसको फील करें। और जो भी इंसान आपको दिखे कि वो ना रो रहा है किसी की डेथ के बाद, ना ही हंस रहा है, ना ही कुछ खा रहा है, तो ऐसे में आप उसके लिए क्या करें, जो भी वो इमोशन फील कर रहे हैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो उनको वेंट आउट कर सकें रादर देन रिप्रेसिंग दोज इमोशंस। अब रोने की आपने जैसे बात की, होता है अपनों को खोना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं उस समय पे, क्योंकि शायद परिवार में उसके बाद वही है। लेकिन वो जब अंदर ही अंदर दुख को अपने समेटे रहते हैं, रोते नहीं हैं, तो क्या इसका मेंटल हेल्थ पर कुछ नेगेटिव असर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका जो हमारी मेंटल हेल्थ पे है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। इसको, दिस इज़ द टाइप ऑफ ग्रीफ ओनली, इसको हम डिलेड ग्रीफ बोलते हैं। यूजुअली ये चीज़ हमें आदमियों में, हमारे मेन में देखने को मिलती है कि जैसे ही किसी की डेथ होती है, अगेन उनके कंधे पे फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अभी जो लोग भी आएंगे वहाँ पे ग्रीफिंग के लिए, और जो उनके रिश्तेदार हैं, जो सब लोग, सारे अरेंजमेंट्स करना, तो उस टाइम पे उनका फोकस जो उनके इमोशंस हैं, रादर देन उनको एक्सप्रेस करने की बजाय उनका पूरा ध्यान शिफ्ट हो जाता है कि खाने का अरेंजमेंट करना है, पानी का अरेंजमेंट करना है, जो बेसिक बेडशीट्स और जो भी बिछाना है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। तो क्या है, जो उनका टाइम उस ग्रीविंग में जाना चाहिए था वो इन अरेंजमेंट्स में चला जाता है, बिकॉज दे आर द मैन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन आप कह रहे हैं ये अरेंजमेंट्स, रिचुअल्स भी जरूरी हैं, क्योंकि ये डिनाइल मोड से आपको बाहर लाएंगे, तो भी जरूरी है। तो जैसा आपने कहा कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस हैं, डिनाइल तो हमने जानी, डिनाइल के बाद दूसरी फेज बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंगर, गुस्सा आता है व्यक्ति को। जी, डिनाइल के बाद सबसे पहले तो इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, फिर एक टाइम के बाद जब वो डिनाइल फेज चला जाता है तब इंसान बहुत गुस्सा करता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और लोग भी थे या और भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती थी। सो उस एंगर में इंसान मल्टीपल वे से फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली अपने को एक्सप्रेस करता है और इस फेस को पास ऑन करता है। जी, इस समय हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस कौन सी हैं। पहली स्टेज डिनायल, यानी आप मानते ही नहीं। दूसरा है कि हो सकता है आपको गुस्सा आए। तीसरा स्टेज बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग में कौन सी भावनाओं से गुजरता है व्यक्ति? सो बार्गेनिंग में होता है कि हम ट्राई करते हैं कि शायद हम ये करते तो ऐसा होने से बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट से किसी का डेथ हुआ है तो शायद हम उसको ना भेजते तो ये बच जाता। तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर सकते थे चीज़ें, बट अब हमारे कंट्रोल में कुछ बचा ही नहीं है। सो वी फील हेल्पलेस। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं अब करने को, मतलब एवरीथिंग इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो ऐसे में फ्रेंड्स, जो भी कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव है, उनकी क्या भूमिका रहनी चाहिए? ऐसे में जो हमारे सपोर्ट सिस्टम, वी कॉल आवर फैमिली, फ्रेंड्स, आवर पीयर सपोर्ट ग्रुप, दे आर कॉल आवर सपोर्ट सिस्टम। सो ऐसे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहता है। ऐसे में उनकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमें, क्योंकि एसोसिएशंस होती हैं हमारे इंसान के साथ। जो भी इंसान जाता है उसकी फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा हमारे जो उसके साथ एसोसिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक माँ की बात करें तो माँ के साथ हमारी एसोसिएशंस हैं कि हम घर जा रहे हैं तो हमें पता है कि कोई है हमारा वहाँ पे ध्यान रखने के लिए। हमें कुछ खाना है या हम बिल्कुल थोड़ा हमारा चेहरा अगर मुरझाया हुआ है तो शी नोज, शील आस्क यू कि आज कुछ हुआ है क्या। तो जब वो इंसान हमें दिखेगा ही नहीं तो उसके साथ साथ फिजिकल प्रेजेंस से ज़्यादा जो उनकी एसोसिएशंस हैं कि अब हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हम भूखे हैं, खाना खा लिया है, कोई देखने वाला ही नहीं हम लोगों को, तो उस इंसान के साथ जुड़ी हुई जो एसोसिएशंस हैं वो ज़्यादा हम लोगों को परेशान करते हैं। तो जब ये परेशान करती हैं तो चौथी स्टेज डिप्रेशन, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक यूजुअल प्रोसेस है, चौथा स्टेप कि वो डिप्रेशन में जा सकता है? जी, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल डिप्रेशन में जा सकता है, चांसेस हैं, बट दिस वी कॉल दिस एज अ डिप्रेसिव फेज। डिप्रेशन एक बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आप एक लंबे समय के लिए उस फेज़ में हैं। लेकिन ये एक डिप्रेसिव फेज़ है जिसमें कि आपका मन उदास रहेगा, आपको खुद से रोने का मन करेगा, किसी से बात करने को मन नहीं करेगा। लेकिन ये एक फेज़ है जो कि एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन में क्या है, ये प्रोलॉन्ग टर्म तक चलता रहता है अनलेस अंटिल आप मेडिकेशंस ना लें। जी, ये 5 स्टेप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसका एक्रोनिम भी है डापडा: डिनायल फेस, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और आखिरी एक्सेप्टेंस। तो फाइनली एक्सेप्टेंस कितने समय में आती है फिर? ओके, सो एज पर द रिसर्च मैक्सिमम 6 months to 2 years तक हम लोगों को ये फेज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करके हम लोग कैरी करते हैं। सो एक्सेप्टेंस में ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अब दुख नहीं रहा है उनके जाने का, दुख है, लेकिन अब क्या है, हम धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, फॉर एग्जांपल ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर से नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं। पर ऑफिस अगर व्यक्ति जाता है अपने प्रियजन को खोने के बाद, जैसा आपने कहा अपने इमोशंस को इजहार करे, ऑफिस में भी रोना आए तो रो सकते हैं? बिल्कुल रो सकते हैं। देखिए, अगर हम इंसान सबके साथ हंस सकते हैं तो रो क्यों नहीं सकते। और स्पेशली अगर हम हमारे मेन इन दी सोसाइटी की बात करें, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू फील ऑल दीज इमोशंस। क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे मेन जो हैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बिकॉज वो लोग वेंट आउट नहीं करते। उन लोगों ने अपने बहुत छोटे क्लोज ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनके साथ वो बात करते हैं। तो यूजुअली क्या है, मेन को देखा जाता है या तो वो अपने दोस्तों के साथ या फिर इन केस ऑफ यूजिंग द ड्रग्स या अल्कोहल, ऐसे केस में और वो men usually go silent also. yes they usually go silent as well. yes. लेकिन बच्चों की अगर बात करें, अगर फैमिली में किसी बच्चे ने अपने करीबी को खोया है, वो बच्चे की मेंटल जो हेल्थ है उसको स्टेबल करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो खुद से तो नहीं समझ पाएगा, तो कैसे उस टाइम पर हम टैकल करें जो सपोर्ट सिस्टम है? सो अगर हम एक बच्चे की बात करें कि एक बच्चे ने अपने क्लोज्ड वन को, अपने माता या पिता किसी को भी अगर खोया है, तो ऐसे में क्या है, उस बच्चे को अभी इतनी समझ नहीं है कि उसके पास से क्या गया है। सो उस टाइम के उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस चाहिए होती हैं। उसको पता है उसको स्कूल जाना है, उसको खाना चाहिए, उसको बेसिक अपनी बेसिक चीज़ें चाहिए। तो ऐसे में हम लोगों को बीइंग देयर पीयर ग्रुप्स और देयर सोशल सपोर्ट ग्रुप्स, तो हम लोगों को एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके लिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिससे कि उस बच्चे को जैसी परवरिश मिलनी थी
वो सेम तो नहीं हो पाएगा बट एटलीस्ट उसको इस चीज़ों से वो पीछे नहीं रह जाएगा। सो उसके लिए अवेलेबल रहना, उसकी चीज़ों को टाइम पे करना, स्कूल से उसको टाइम पे लेने जाना, टाइम पे खाना देना, तो उसकी जो क्या बेसिक कुछ- दिनचर्या है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए उस समय पर, या फिर थोड़ा सा उनको मी टाइम देना चाहिए? मी टाइम बच्चों के केस में इट वुड बी बेटर अगर हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पोर्ट्स में या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे वो अपने फिजिकल एक्टिविटी से अपनी बॉडी को काम कर सकें, तो ऐसे में क्योंकि बच्चे जैसे 8 साल से जब ऊपर हो जाते हैं तो उनको सेंस ऑफ समझ में आता है सब कुछ कि क्या हुआ है, फैमिली में कौन उन्होंने खोया है। सो ऐसे में इट्स बेटर अगर वो लोग अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहें और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर वो लोग जी इन्वॉल्व। डॉक्टर साहब चल चलते 30 सेकेंड्स, डेथ जैसे इनएविटेबल है, हम लोग मॉर्टल्स हैं, इमॉर्टल तो है नहीं, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं क्योंकि जैसे आप बता रहे थे इंश्योरेंस लेते हैं, ऑर्गन डोनेशन की बात है या बैंक में नॉमिनी हम बनाते हैं, तो ये तो हमें मालूम है कि हम नहीं रहेंगे एक दिन, जी, तो डेथ का एहसास है। डेथ का एहसास पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट येस हम लोग जैसे बर्थ के लिए रेडी हैं ऐसे ही हमें अपने डेथ के लिए भी रेडी होना चाहिए, क्योंकि डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बर्थ। सो हम लोग जैसे बर्थ होने पे खुशी मनाते हैं बट डेथ होने पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, जबकि एक ये प्रोसेस है, हमारा कॉन्स्टलेशन का प्रॉपर एक ये चैनल है कि जो आया है वो जाएगा भी। सो येस हम लोगों को जैसे इंश्योरेंस और ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन, ऐसी चीज़ों के लिए हम लोगों को अपने को रेडी रखना चाहिए। जैसे अभी के टाइम में 18 ईयर्स से अबव और आजकल बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो क्या है ये चीज़ें हमें एक्नॉलेज करवाएं ना करवाएं लेकिन हमें रियलाइज ज़रूर करवा देती हैं कि यस हम एक टाइम के बाद जाएंगे और ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। देखिए अभी कुछ पल पहले ही कार्यक्रम शुरू हुआ और अब ये सेगमेंट खत्म भी हो रहा है, यही एक चक्र है समय का जो हमें स्वीकारना होगा। आज कार्यक्रम में आके ग्रीफ पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर दीक्षा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।